हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट, ये आपका एक सब्जेक्ट है और आज की इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट का एक चैप्टर, एक यूनिट है लास्ट की, वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध और एक संबंध परक मोड। तो आज की इस वीडियो में हम इसको पूरी तरह कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं आखिर ये IR कि मतलब वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। तो यहाँ पे आखिर ये क्या बातें हो रही हैं इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, जो IR है, उसकी शुरुआत होती है वेस्टफेलिया की संधि के बाद। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो पश्चिम है, जो यूरोपीय देश हैं, जो अमेरिका है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि IR की शुरुआत हुई। देखो यहाँ पर कई बार IR लिखा है और IR का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसा नॉर्मली माना जाता है। ये जो इंटरनेशनल सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ रहे हैं, या जो नियम वगैरह या जो सिद्धांत हैं अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के, जितनी भी चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन की, नॉर्मली ये माना जाता रहा है कि जो पश्चिम देश हैं उन्हीं के प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन का उद्भव हुआ है, या ये जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है ये वेस्टफेलिया की संधि के बाद ही विश्व में दिखाई पड़ा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो IR के मानदंडों और सिद्धांतों पर पश्चिम का व्यापक प्रभाव है। नॉर्मल ये बात है, ये आपको पता है, ठीक है। IR के क्षेत्र ने बाकी गैर पश्चिमी दुनिया पर थोड़ा ध्यान दिया। गैर पश्चिमी विश्व औपनिवेशिक विश्व था। निष्क्रिय विषय प्राप्तकर्ता वह हैं जो श्रेष्ठ पश्चिम ने उसे सिखाया है। समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यतागत अंतःक्रिया होने के बावजूद भी गैर पश्चिमी अभी तक अनुशासन के सक्रिय सहयोगी नहीं हैं। IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन में यथार्थवाद और उदारवाद के सिद्धांत पश्चिमी इतिहास, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था से पैदा हुए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको यही जितनी भी 3 लाइन यहाँ पे आपको नोट्स दिए गए, इसमें टोटली यही कहा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें पश्चिमी जो देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपीय देश हैं, जो अमेरिका है, या जो विकसित देश हैं, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनके प्रभाव में ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में आया है और यही लोग श्रेष्ठ हैं, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा जो गैर पश्चिमी दुनिया है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये जो देश हैं, यहाँ पर इनका जो IR में इनका योगदान बहुत कम है, ना के बराबर है। इसमें पश्चिमी जो देश हैं उन्हीं का प्रभाव है। IR में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि यथार्थवाद का सिद्धांत, उदारवाद का सिद्धांत, रियलिज्म और लिबरलिज्म, या दूसरे जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो प्रमुख रूप से पश्चिमी इतिहास से संबंधित है, पश्चिमी विद्वानों ने ही पेश किए हैं या पश्चिमी दुनिया से ही आते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक तरफा कहा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विषय है, इसमें जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो बहुत ऊंची हैं, या उन्हीं का दबदबा है, या उन्हीं के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंध व अस्तित्व में आया है। तो एक तरह से आप यहाँ पर कह सकते हैं, कुल मिलाकर यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो पश्चिमी राज्य रहे हैं उनका ही मतलब वही एक महत्वपूर्ण है, और जो एशिया, अफ्रीका या दूसरे जो देश हैं, गैर पश्चिमी जो देश हैं, इनका कोई भी कुछ खास योगदान इंटरनेशनल रिलेशन में नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इनको कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी विकास वगैरह हुआ है इसमें पश्चिमी दुनिया का ही हाथ है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसमें गैर पश्चिमी राष्ट्रों का कोई योगदान नहीं है। इसमें गैर पश्चिमी राष्ट्रों को, जैसे कि एशिया को, अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका और जो दूसरा एरिया है पश्चिमी देशों को छोड़कर, उसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी देश ही प्रमुख हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए सिद्धांतों से ही ये बना है पूरी तरह, या वही प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। तो ये सारी बातें कही गई हैं। अब इसी के अपोजिट में
अब विचार आता है ग्लोबल आईआर का। अब ये ग्लोबल आईआर क्या है? अब देखिए, ग्लोबल आईआर अनुशासन में पश्चिम के प्रभुत्व का जवाब है। यह अंतर को पाटता है और पारंपरिक आईआर की उपेक्षा और गैर पश्चिमी दुनिया या ग्लोबल साउथ की आवाज़ों और अनुभवों की उपेक्षा को चुनौती देता है। यह आईआर में शैक्षणिक परिवर्तन और वैश्विक दक्षिण की आवाज़ों को शामिल करने का दावा करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अब ये जो विचार था, ऊपर मैंने आपको जो विचार बताया, अब इसके अपोजिट में एक विचार आया है ग्लोबल आईआर का। इसे हम कहते हैं वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी कह लो या वैश्विक आईआर। अब ये ग्लोबल आईआर, वैश्विक आईआर क्या है? तो ये चुनौती दे रहा है पश्चिम के उस विचार को जो मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में या आईआर में केवल जो पश्चिमी देश हैं उन्हीं का प्रभुत्व रहा है या उन्होंने ही सारे सिद्धांत वगैरह दिए हैं। उन्होंने क्या किया था आईआर में? जो ग्लोबल साउथ था, जो विकासशील जो देश थे, जो नव स्वतंत्र देश थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, या जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ पर जो ये जो देश थे इनको पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। पश्चिमी देश, जो ये अवधारणा है कि पश्चिमी जो देश है उनका प्रभुत्व रहा है आईआर में, ये जो अवधारणा है इसके इन्होंने क्या किया? इन्होंने गैर पश्चिमी दुनिया को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में विकासशील देश आते हैं, तो जो विकासशील देश वगैरह थे उन सभी को इग्नोर किया। तो ग्लोबल आईआर इसी को चुनौती दे रहा है कि कह रहा है कि आप ग्लोबल साउथ को कैसे इग्नोर कर सकते हो? आप भारत को भूल गए, आप दूसरे देशों को भूल गए जहाँ पर कई सारे विद्वान पैदा हुए हैं और उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपना योगदान दिया है, आप उनको कैसे भूल सकते हो? तो इसी को चुनौती देते हुए ग्लोबल आईआर का विचार सामने आया है। थोड़ा मैंने यहाँ पर टाइम लिया, लेकिन यहाँ पर जो बातें अभी मैंने आपको बताई ये आपका एक बेस तैयार कर रही हैं, आगे की बातें और आसानी से आपको समझ में आएंगी। पारंपरिक सिद्धांत और इसके दक्षिण को हाशिए पर रखने का तरीका अब ये है क्या, इसका क्या विचार है? तो यहाँ पर आप इसको समझिए। 1966 में वेइट ने कोई अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत क्यों नहीं है के प्रश्न को संबोधित किया। गैर पश्चिमी सिद्धांत बिखरे हुए, अव्यवस्थित और अदृश्य हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गैर पश्चिमी क्या है और पश्चिमी सिद्धांत क्या है। देखो, पश्चिमी सिद्धांत वही हैं जो यूरोपीय सिद्धांत हैं, अमेरिका के जो सिद्धांत हैं वो पश्चिमी सिद्धांत हैं। एशिया, अफ्रीका वगैरह गैर पश्चिम में आते हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न नहीं है। तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि जैसे कि एक विद्वान है वेइट, तो इन्होंने एक प्रश्न करते हुए यहाँ पर अपनी बात को रखा है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत क्यों नहीं है। इन्होंने ऐसा कहा, मतलब इनका कहने का यह है कि आप कैसे कह सकते हो कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है ही नहीं सिवाय पश्चिमी देशों के अलावा। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा कि गैर पश्चिमी जो देश हैं उनके पास भी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं, अव्यवस्थित हैं, अदृश्य हैं। लाइक आप भारत की बात ले लो, भारत का अगर हम इतिहास देखें तो कौटिल्य जैसे भारत में कई सारे विद्वान रहे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे विचार अपने मतलब रखे हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो दोस्तों, भारत का जो प्राचीन इतिहास है वो अदृश्य, बहुत सारा जो डाटा है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अदृश्य हो चुकी हैं। या आप यूँ भी कह सकते हो कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी जो चीज़ें हैं अभी उस पर स्टडी करना बहुत मतलब अभी ज़रूरी है, अभी हमें स्टडी भी करनी है, बहुत सारी स्टडी अभी करनी बाकी है। तो गैर पश्चिमी सिद्धांत हैं, मौजूद हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं, थोड़ा अव्यवस्थित हैं और अदृश्य हैं, लेकिन हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि है ही नहीं। इसके साथ ही एक अमिताभ आचार्य का दावा है कि गैर पश्चिमी सिद्धांतों के प्रति ग्रहणशीलता का अभाव है। ये भी एक विद्वान है, ठीक है, भारतीय मूल के कैनेडियन विद्वान है ये। तो इनका मानना है कि गैर पश्चिमी सिद्धांतों के प्रति ग्रहणशीलता का अभाव है। मतलब गैर पश्चिमी सिद्धांत भी हैं, कई सारे वेस्टर्न दुनिया के अलावा भी आईआर के कॉन्टेक्स्ट में सिद्धांत हैं, थ्योरीज हैं, लेकिन उसको माना नहीं जा रहा, उसको ग्रहण करने को लोग तैयार नहीं हैं। कि नॉर्मली जो वेस्टर्न चीज़ें हैं उसको ज़्यादा मतलब प्रमोट किया जा रहा है, जो वेस्टर्न कंट्री वगैरह हैं वो गैर पश्चिमी सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर रही या उसका अभाव देखा जा रहा है, इसलिए भी ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आपको बस यही चीज़ें समझाई गई कि पारंपरिक सिद्धांत और इसके दक्षिण को हाशिए पर रखने का तरीका मतलब ये है कि जो पारंपरिक सिद्धांत चला आ रहा है कि पश्चिमी जो दुनिया है उसी ने आईआर का जन्म किया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बनाया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें ये देखा गया कि जो वैश्विक साउथ है उसको इग्नोर किया गया है, उसके पास भी सिद्धांत हैं लेकिन उन सिद्धांतों को इग्नोर किया गया है या वो अवस्थित और बिखरे हुए रूप में मौजूद हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ग्लोबल आईआर के आयाम की।
ग्लोबल आईआर का आयाम क्या है, इंटरनेशनल जो रिलेशन उसके क्या आयाम है, क्या डायमेंशंस हैं, तो आप इसको एक बार देख लो। देखिए, वैश्विक आईआर की परियोजना की कल्पना विद्वानों द्वारा गैर पश्चिमी सिद्धांतों के रूप में की जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ग्लोबल आईआर क्या है। ग्लोबल आईआर या वैश्विक जो आईआर है, इसका मतलब क्या होता है। ग्लोबल को ही हिंदी में वैश्विक कहते हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। तो ग्लोबल आईआर कह लो, वैश्विक आईआर कह लो, सेम है। लेकिन अब बात करते हैं कि वैश्विक आईआर क्या है। तो वैश्विक आईआर आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ग्लोबल आईआर या वैश्विक आईआर वही आईआर मतलब वही सिद्धांत है जो कि पश्चिमी सिद्धांत, पश्चिमी जो विचारक हैं या जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का के जो समर्थक हैं उसका विरोध करता है, उसको चुनौती देता है। चुनौती इस मामले में देता है कि आप गैर पश्चिमी जो दुनिया है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली एशिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं वैश्विक आईआर में। जो आचार्य हैं, एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं आईआर के, तो इनका कहना है कि ग्लोबल आईआर अनुशासन का पूर्ण नामकरण नहीं है। इस लाइन को आप 1 मिनट के लिए कट कीजिए, ये गलत आ गई है, इस लाइन को आप कट करो। तो आपको वैश्विक आईआर का मतलब समझ में आ गया। वैश्विक आईआर के कॉन्टेक्स्ट में कई सारे आयामों की बात हमें करनी है, जैसे कि अमिताभ आचार्य ने ग्लोबल आईआर के 6 आयामों के बारे में बात की है। अब वो 6 आयाम क्या हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला आयाम है यहाँ पर ग्लोबल आईआर सार्वभौमिकता या सार्वभौमिकता की नई समझ की मांग करता है। अब देखो, ये जो ग्लोबल आईआर है ये कहता है कि जो आप आईआर की बात कर रहे हो, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसे सार्वभौमिकता के साथ हमें समझना है। कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम क्या देखते हैं कि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत मुख्य रूप से यूरोप को ही सब कुछ मान लिया जाता है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि वेस्टफेलिया की संधि के परिणाम स्वरूप ही विश्व में कई सारे विचार सामने आए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर, ऐसा पूरा माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है जो संप्रभुता का जो विचार है पूरी तरह वो वेस्टफेलिया की संधि से आया है। और जब हम पूरी तरह जब हम इंटरनेशनल रिलेशन को समझने का भी प्रयास करते हैं तो उसमें भी हम यूरोप का ही अध्ययन करते हैं। जब आप हिस्टोरिकली जब आप अभी पढ़ने का प्रयास करो, इंटरनेशनल रिलेशन की कोई सी भी आप बुक खरीद लो, ठीक है, अब आप उसको हिस्टोरिकली जब पढ़ोगे ना आईआर को, इंटरनेशनल रिलेशन को, तो उसमें यूरोप से ही शुरुआत होगी। यूरोप से ही शुरुआत होगी। एशिया, अफ्रीका वगैरह के नाम आपको दिखाई नहीं देंगे वहाँ पर। तो वहाँ पे यूरोप से ही शुरुआत होगी। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यूरोप में पहले रोमन साम्राज्य था, या रोमन साम्राज्य के अंतर्गत फिर जो ईसाई चर्च था उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं आगे चलकर, और जो राजा वगैरह होते हैं और जो चर्च वगैरह होता है उसके उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर वेस्टफेलिया की संधि होती है, आपस में सब लोग समझौता करते हैं, कई सारे विचार सामने आते हैं, सब लोग एक दूसरे की बाउंड्री को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद ये वाला विचार पूरी दुनिया में फैलना शुरू होता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी तक हम यही देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में यूरोप से ही सारी शुरुआत होती है और यूरोप को ही केंद्र में रखकर सारी बातें की जाती हैं। इसे आप यूरो केंद्रिकतावाद के रूप में भी समझ सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में यही होता आया है। दूसरी तरफ ग्लोबल आईआर इसी चीज़ को चुनौती देते हुए या इसी चीज़ को सही करने के लिए ग्लोबल आईआर मांग कर रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसमें हमें सार्वभौमिकता दिखाई देनी चाहिए। ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जो हर जगह सही से लागू भी हो सकें और जो सभी का प्रतिनिधित्व भी करें। तो सार्वभौमिकता होनी चाहिए आईआर में, ठीक है, सभी जगह का प्रतिनिधित्व करे आईआर, ऐसा ना हो कि सिर्फ यूरोप को ही शो करे। इसके साथ ही एक दूसरा आयाम है, ग्लोबल आईआर को इतिहास को वास्तव में वैश्विक लेंस के माध्यम से देखना चाहिए, ना कि केवल शीत युद्ध और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के माध्यम से। अब देखिए, अब ग्लोबल आईआर में हम क्या देखते हैं, नॉर्मली आईआर में हम क्या देखते हैं, आईआर में हम देखते हैं कि आईआर की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध से ऐसे ऐसे हो गई, ठीक है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया जिसमें अमेरिका और यूएसएसआर प्रभुत्वशाली देश के रूप में उभरे। फिर शीत युद्ध के बाद अमेरिका एकमात्र सुपर पावर रह गया। तो हम इंटरनेशनल रिलेशन को ऐसे देखते हैं कि पहला विश्व युद्ध हुआ, शक्ति का संघर्ष था पहले विश्व युद्ध में, सभी ने अपनी शक्ति को आजमाना चाहा, ये सारी बातें थी। तो हम जो आईआर का जो इतिहास देखते हैं वो कुछ युद्धों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, वेस्टफेलिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो ऐसा ना होकर हमें पूरे विश्व के इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। यही कह रहा है, यही मांग कर रहा है ग्लोबल आईआर।
इसके साथ ही ग्लोबल आईआर मांग कर रहा है कि वैश्विक आईआर को मौजूदा आईआर ज्ञान को प्रतिस्थापित करने के बजाय समाहित करना चाहिए। मतलब यहाँ पर ग्लोबल आईआर एक चीज़ ये भी कह रहा है, ग्लोबल आईआर में एक चीज़ ये भी शामिल है कि ग्लोबल आईआर जो मौजूदा आईआर है इसके ज्ञान को शामिल करते हुए जो नए ज्ञान हैं, जो दूसरे देशों से संबंधित जो ज्ञान है उसको भी शामिल किया जाए। कहने का मतलब है वैश्विक आईआर ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह आप आज के टाइम का जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो थ्योरीज़ हैं आप उसको पूरी तरह हटा दो, उसको पूरी तरह प्रतिस्थापित कर दो, ऐसा नहीं कह रहा वैश्विक आईआर। ये कह रहा है कि इसको बनाए रखो ठीक है, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ें भी इसमें समाहित की जाएँ, तो ये भी इसका एक आयाम है। साथ में ग्लोबल आईआर क्षेत्रों को केंद्र स्तर देता है, क्षेत्रीय विविधता और एजेंसी की स्वीकृति प्रदान करता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ग्लोबल आईआर जो है वो क्षेत्रीय अध्ययनों को भी बढ़ावा देता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, घुमा फिराकर बात वहीं पर आ जाती है कि जो आईआर था, जो नॉर्मली आईआर है जिसके आप वर्तमान में हम पढ़ते भी हैं आईआर, ये क्या करता है, ये यूरोप को ही मुख्य रूप से केंद्र में मान लेता है, यूरोप ही ये जो है, ठीक है। लेकिन वैश्विक जो आईआर है, ग्लोबल आईआर, ये मांग करता है, ये ज़्यादातर क्षेत्रों को केंद्र में रखता है। जैसे कि मान लो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको केंद्र में रखता है। मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल से बताता हूँ। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान और अफ्रीकी संघ AU जैसे क्षेत्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों को शांति और मानवीय कार्यों में पूरक करते हैं। यहाँ पे बस एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे कि मान लो संयुक्त राष्ट्र संगठन जो संगठन है वो एक बहुत बड़ा संगठन है, काफ़ी पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा संगठन है, ठीक है। लेकिन कई सारे छोटे संगठन हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ हो गया, अफ्रीका संघ हो गया, आसियान हो गया, तो ये छोटे संगठन हैं। तो छोटे संगठन क्या करते हैं, बड़े संगठन को हेल्प करते हैं कई सारी चीज़ों में, जैसे कि मानवीय कार्यों में, शांतिपूर्ण कार्यों में हेल्प करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि केंद्रिकता के बजाय जो क्षेत्र है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, या जो क्षेत्रीय विविधता है इसको स्वीकार करते हुए इस आईआर में इसको जोड़ा जाए। मतलब काफ़ी गहराई से अध्ययन की बात ये करता है। इसके साथ ही दोस्तों एक आयाम है यहाँ पर ग्लोबल आईआर का, वो है ग्लोबल आईआर को सांस्कृतिक असाधारणता और पारलौकिकता से दूर रहना चाहिए। अब देखिए, ग्लोबल आईआर मांग करता है कि जो आईआर है उसमें हमें सांस्कृतिक असाधारणता को दूर रखना चाहिए। जैसे कि जो यूरोपीय देश रहे हैं उनका, वो शुरू से मानते रहे हैं कि जो यूरोपीय संस्कृति है वो एशिया, अफ्रीका या दूसरे जो गैर पश्चिमी देश हैं उनकी संस्कृति से काफ़ी ऊंची है। तो ये जो विचार है ये काफ़ी हद तक मतलब आईआर में एक बहुत गलत विचार है। तो ग्लोबल आईआर मांग करता है कि ऐसे विचार को दूर रखा जाए। इसके साथ ही अंत में ग्लोबल आईआर एजेंसी के कई रूपों की व्यापक अवधारणा लेता है। मतलब जो आईआर में कई सारी एजेंसीज होती हैं, कई सारी संस्थाएं होती हैं जिनको सीमित पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ग्लोबल आईआर व्यापक पर्पज़ के लिए, व्यापक उद्देश्यों के लिए एजेंसी को के उपयोग करने की बात करता है। तो यहाँ पे दोस्तों सामान्य बातें, तो हो सकता है कि कुछ बातें आपको सही से समझ भी ना आई हो, लेकिन ये सामान्य बातें से आप सामान्य रूप में ही समझें, ठीक है। हल्का हल्का भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, मतलब ठीक है। यहाँ पर ग्लोबल आईआर के आयाम क्या थे इसको हमने देख लिया। ग्लोबल आईआर ये तरह तरह की मांगे करता है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, इसको अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि ग्लोबल आईआर का एजेंडा। अब एजेंडा क्या है? एजेंडा एक तरह से उद्देश्य कह लो, या इसके क्या विषय हैं, मुख्य रूप से आयाम की ही तरह है थोड़ा ये, तो आप इसे भी समझ लो। इससे काफ़ी डिटेल में आपको ग्लोबल आईआर के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि ग्लोबल आईआर का विषय है, एक एजेंडा ये है कि वैश्विक इतिहास से नए रुझानों, परिकल्पनाओं और तकनीकों की जांच करें। मतलब दुनिया का ये जो इतिहास है इसमें नई चीज़ें खोजी जाएं, इसमें नई तकनीक खोजी जाए, नई परिकल्पनाएं, सिद्धांत भी खोजे जाएं। जांच करें कि पश्चिमी वर्चस्व के 200 से अधिक वर्षों के बाद शक्ति और विचारों के विस्तार में परिवर्तन कैसे आ गया है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं जब औपनिवेशिक टाइम की, तो उस समय क्या था, जो पश्चिमी देश थे उनका ही पूरी तरह वर्चस्व था, हकीकत में था उनका वर्चस्व, क्योंकि उन्होंने अधिकतर देशों को गुलाम बना के रखा था। तो जब गुलामी से आज़ादी मिल गई देशों को, जब उपनिवेशीकरण वगैरह हो गया, तो उसके बाद किस तरह से परिवर्तन आया है शक्ति और विचारों में, किस तरह से नई शक्तियां उभर रही हैं, तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। क्षेत्रीय दुनिया की विविधता और संयोजकता की जांच करें।
जो क्षेत्रीय दुनिया है, मतलब अलग अलग जो क्षेत्र हैं सब पर ध्यान केंद्रित किया जाए, हर एक देश पर ध्यान केंद्रित किया जाए। विषयों और तकनीकों पर काम करें जो अनुशासनात्मक और क्षेत्रीय अध्ययन के ज्ञान के गहन और एकीकरण की मांग करते हैं। मतलब आईआर के कॉन्टेक्स्ट में आईआर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कॉन्टेक्स्ट में विषयों और तकनीकों पर काम करें, ठीक है, जिससे कि जो सब्जेक्ट के तौर पर ये जो आईआर है इसमें और भी चीज़ें मतलब ऐड की जा सकें और भी अच्छे से इसको तैयार किया जा सके और भी मजबूत सब्जेक्ट इसको बनाया जा सके। अनुशासन मतलब यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। क्षेत्रीय अध्ययन ज्ञान के गहन और एकीकरण की मांग करते हैं, मतलब जो क्षेत्रीय अध्ययन है इसका गहराई से मतलब अध्ययन किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर अवधारणाओं और मानकों के आदान प्रदान पर विचार करें। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जो स्थानीय स्तर है इस पर जो अवधारणाएं हैं, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग देश में, उसका आदान प्रदान हो या उसको मान्यता दी जाए। अलग अलग देश में अलग अलग अपने अपने सिद्धांत होते हैं तो उसको मान्यता दी जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सभ्यताओं में पारस्परिक सीखने के विचार पर ध्यान दें। मतलब अलग अलग जो सभ्यताएं हैं उसमें अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए होती हैं, तो आपस में जो अलग अलग सभ्यताएं हैं उनमें क्या चीज़ें सीखने के लिए, क्या एक सभ्यता दूसरे से सीख सकती है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। इन आयामों के द्वारा आचार्य आईआर के वैश्वीकरण का आह्वान करते हैं। एक प्रमुख विद्वान है आचार्य, तो वो आईआर के वैश्वीकरण का आह्वान करते हैं। उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि ग्लोबल आईआर के लिए बातचीत जारी रहे। के.एम. फियरेके और वीवीएन जाबरी का कहना है कि ग्लोबल आईआर यूरोप केंद्रित अनुशासन का प्रांतीयकरण करना चाहता है। देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो विद्वान है वो यही कह रहे हैं कि इन आयामों के द्वारा या जो भी चीज़ें हैं ग्लोबल आईआर के अंतर्गत जो भी मांगें की गई हैं उसके द्वारा आईआर का वैश्वीकरण किया जाए। मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसको विश्व स्तर का बनाया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यूरोप केंद्रित ही रहे, इसको पूरा विश्व में फैलाया जाए या विश्व को पूरे इसमें जोड़ा जाए, तो इसका वैश्वीकरण करने की बात की जाती है। जैसे कि यहाँ पे दो विद्वान कह रहे हैं कि एक तरह से जो ग्लोबल आईआर है उसका मतलब ये है कि जो यूरोप केंद्रित अनुशासन है, ये जो यूरोप केंद्रित आईआर है इसका प्रांतीयकरण किया जाए, इसको फैलाया जाए पूरे विश्व में। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आईआर को ग्लोबल करना। अब आईआर को ग्लोबल करने से संबंधित क्या बातें हैं, किस तरह से हम जो इंटरनेशनल रिलेशन है हकीकत में इसको वैश्विक स्तर पर पूरी तरह सही स्तर पर वैश्विक स्तर पर हम इसे स्थापित कर सकते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और जो दूसरे देश हैं उनको भी, पिछड़े हुए जो देश हैं उनको भी शामिल किया जाए, उनके भी विचारों को रखा जाए। तो आईआर को ग्लोबल करने की कोशिश में आचार्य और बुजान ने एशियाई आईआर के माध्यम से गैर पश्चिमी आईआर करने को जोड़ने की कोशिश की है। यहाँ पे मतलब यह है कि गैर पश्चिमी आईआर से जोड़ने की कोशिश की है। उनका दावा है कि एशिया में हमारे पास कुछ योगदानकर्ता हैं जो पश्चिमी मानदंडों पर लगभग सही बैठते हैं। देखिए दोस्तों, आईआर को, जो आईआर का मतलब समझ रहे हैं, जो सिंपल सा आईआर है जिसमें यूरोप केंद्रित विचार अधिक हैं। अब आईआर को ग्लोबल आईआर में हमें परिवर्तित करना है, जिसमें हम दूसरे जो देश हैं, दूसरे जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं उनके विचारों को भी रखेंगे। तो यहाँ पे दो विद्वान हैं आचार्य और बुजान, इन्होंने आईआर को ग्लोबल आईआर में परिवर्तित करने के लिए क्या किया, स्पेशली जो एशिया का आईआर है, एशिया में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो इससे संबंधित जो सिद्धांत है उसको पश्चिमी देशों के जो सिद्धांत है उससे जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, उनका दावा था कि एशियाई जो आईआर है इसमें कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो पश्चिमी मानदंडों पर बिल्कुल मतलब सही बैठते हैं, बिल्कुल समान बैठते हैं उनके, और जो उनकी पूरी तरह बराबरी भी करते हैं। तो इस तरह पश्चिमी आईआर को वैश्विक आईआर बनाने के लिए एशियाई जो आईआर है इससे जोड़ने का प्रयत्न किया गया। कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि ग्लोबल आईआर बनाने के लिए, ग्लोबल आईआर को आगे बढ़ाने के लिए जो दूसरे देशों के जो सिद्धांत हैं, जो पिछड़े हुए राष्ट्रों या एशिया अफ्रीका के जो सिद्धांत हैं, इसको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर कर्नाड 1980 और 90 के दशक की शुरुआत में पूर्वी एशियाई चमत्कार के बारे में बात करते हैं, जहाँ कन्फ्यूशियस के चिंतन और विचारों को उदारवादी मूल्यों के विकल्प के पश्चिमी के रूप में एशियाई मूल्यों के रूप में उद्धृत किया गया था। यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है नोट्स में,
थोड़ा बहुत एक दो वर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे कि कर्नाड कह रहे हैं यहाँ पर कि जो कन्फ्यूशियस का चिंतन है ये एक तरह से जो उदारवादी चिंतन है पश्चिमी देश का उससे मिलता जुलता है। मतलब ये एक बहुत पुराना चिंतन है, ये चीन में ये पनपा था ये विचार। हालांकि ये शांति का सिद्धांत है, ठीक है, हालांकि चीन में पनपा है और ये शांति का सिद्धांत है। तो कर्नाड कह रहे हैं कि ये शांति का जो सिद्धांत है वो यूरोप के उदारवादी मूल्यों से मिलता जुलता है, तो उसका एक विकल्प के तौर पर आप इसे देख सकते हो। इसके अलावा बिनोय कुमार सरकार हैं, वो कहते हैं अब भारत में कौटिल्य की अगर हम बात करें तो कौटिल्य से संबंधित संप्रभुता और शक्ति संतुलन के बारे में बात की है। देखिए कौटिल्य पहला यथार्थवादी माना जाता है कौटिल्य को। उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया था, मंडल सिद्धांत के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, या दूसरे भी कई सारे सिद्धांत उन्होंने दिए थे। नॉर्मली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मंडल सिद्धांत। तो कुल मिलाकर कहा जाए जो आज के टाइम पर यथार्थवादी विचारक हमें यूरोप में दिखाई देते हैं, आज से 400 साल 300 साल 200 साल पुराने जो यथार्थवादी हमें विचारक यूरोप में दिखाई दे रहे हैं, भारत में आज से 2500 साल पहले ही थे वो विचारक। तो यहाँ पे ये सारी बातें भी की गई हैं। इसके साथ ही संप्रभुता का सार वैदिक ग्रंथों में भी पाया जाता है, जहाँ ऐतरेय ब्राह्मण बताता है कि राजतंत्र सर्वोच्च होना चाहिए और प्राकृतिक सीमाओं का विस्तार होना चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ का नाम है यहाँ पर। और इसमें अगर हम बात करें तो संप्रभुता से संबंधित विचार भी मिलते हैं हमें। जैसे कि यहाँ पे मिलता है कि राजतंत्र अपने आप में सर्वोच्च होता है और प्राकृतिक सीमाओं तक होता है ये, तो यहाँ पे बाउंड्री की भी बात की गई है। तो इस तरह यहाँ पे हमें सॉवरेंटी का विचार भी भारत में मिल जाता है। मैं यहाँ पे सिर्फ भारत नहीं कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि गैर पश्चिमी दुनिया में भी हमें संप्रभुता का विचार मिल जाता है, यथार्थवादी विचार देखने को मिल जाता है, यूरोप के अलावा भी। यूरोप में तो संप्रभुता का विचार कब आया? वेस्टफेलिया की संधि के बाद आया, जिससे सब कुछ मान लिया जाता है। और वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? आज से 400 साल पहले, ठीक है। और भारत में ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है ये कितना पुराना होगा? ये लगभग 2000 साल पुराना होगा या उससे ज़्यादा ही होगा। तो बात बस यही है। इसके अलावा मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, महाभारत का विश्लेषण किया गया है, जहाँ दंड और धर्म पर चर्चा की गई है कि राजा किस प्रकार राजधर्म के कानून के तहत दंड के माध्यम से संप्रभुता का अभ्यास करता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर बहुत सारे जो भारतीय ग्रंथ हैं जैसे कि मनुस्मृति, अर्थशास्त्र कौटिल्य का और महाभारत, जब हम इनका विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं दंड और धर्म से संबंधित कई सारी बातें। दंड का मतलब था पनिशमेंट, ठीक है, क्या पनिशमेंट दी जाएगी किस चीज़ के लिए, किस तरह से मतलब पनिशमेंट के तहत सबको एकजुट, मतलब एक व्यवस्था बनाई जाएगी। देखो पुलिस वगैरह की जो व्यवस्था होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है? शांति बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। तो दंड भी उसी तरह का था। और धर्म क्या है कि राजा किस तरह से कार्य करेगा या जो व्यक्ति होंगे वो किस तरह से कार्य अपना करेंगे, आखिर उनका क्या धर्म होगा। धर्म का मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, धर्म का मतलब है कर्तव्य, क्या कर्तव्य होगा यहाँ पर। तो ये सारी बातें ऑलरेडी कई सारी मतलब ग्रंथों में हमें दिखाई देती हैं। ये सब क्या, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कॉन्टेक्स्ट में ही तो हैं ये सारी बातें। एशियाई आईआर करने का दूसरा तरीका विभिन्न राजनीतिक नेताओं की विदेशी नीति को पढ़ना और समझना है। देखिए दोस्तों, अब अगर हम बात करें एशियाई आईआर की, एशिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन की, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको विचार देखने को मिल जाएंगे। अब जो देश हैं इनकी अगर हम राजनीतिक विचारधारा देखें तो इससे भी हम कई चीज़ें समझ सकते हैं। राजनीतिक जो नेता रहे हैं उनके जो विचार हैं इससे हम बहुत सारी बातें समझ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। जैसे कि गांधी, यहाँ पे गांधी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि गांधी एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। इन्होंने कई सारी जो बातें, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कई सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए। जैसे कि इनका जो एक बहुत प्रबल सिद्धांत था वो था सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत, ठीक है। विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया इन्होंने। तो मतलब क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इनका ये जो सिद्धांत है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे इनका महत्व बताया जा रहा है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू का जो विचार था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर बस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, हालांकि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कुछ ग्रंथ हैं कौटिल्य वगैरह के, या कुछ पुराने ग्रंथ हमें दिखाई देते हैं। चीन में हमें कन्फ्यूशियस के चिंतन दिखाई देते हैं जो एक शांतिपूर्ण सिद्धांत है। गांधी, जवाहरलाल नेहरू बड़े जो नेता रहे हैं भारत में, उनका जो प्रमुख विचार है तो वो भी आईआर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बहुत अच्छे विचार रहे हैं, इम्पॉर्टेंट विचार रहे हैं। इसके अलावा आंद्रे गुंडर फ्रैंक ये निर्भरता सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई
कि आईआर को ग्लोबल आईआर में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, ग्लोबल आईआर में हमें परिवर्तित करना है, तो हम कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं? हम ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी यूरोप के अलावा भी पूरी दुनिया में हमें कई सारे विचार मिल जाते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जरूरी है कि सारे दार्शनिक यूरोप में ही पैदा हों अंतर्राष्ट्रीय संबंध के? भारत में या एशिया में या दूसरे देशों में भी कई सारे जो विद्वान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कई सारी जानकारी रखते हैं या कई सारे सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं, यहाँ पे हमने कई सारे उदाहरण के रूप में भी कई बातों को समझा। तो एशियाई जो आईआरएस को अगर हम जोड़ देते हैं पश्चिमी आईआर से, तो काफ़ी हद तक जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये एक वैश्विक आईआर या ग्लोबल आईआर बन जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी समझनी है कि जो पश्चिमी देश रहे हैं वो एक तरह से उन्होंने शोषण भी किया है गैर पश्चिमी देशों का। तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है, जैसे कि आंद्रे गुंडर कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एक मेट्रोपोलिस का और उपग्रह का मॉडल का सिद्धांत था, ठीक है। इन्होंने अपने सिद्धांत में यही बात बताई कि जितना ज़्यादा मेट्रोपोलिस, जो देश मेट्रोपोलिस में आते हैं अमीर देश, ठीक है, जो यूरोपीय देश हैं वो आते हैं मेट्रोपोलिस में। तो आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने यही बात कही कि जो मेट्रोपोलिस हैं जिसमें अमीर देश हैं, पश्चिमी देश हैं स्पेशली, वो जितना ज़्यादा अमीर होते जाएंगे, उपग्रह वाले जो देश हैं यानी कि जो पिछड़े हुए देश हैं वो उतने ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। ऐसा ये संबंध बनाया गया है किसके द्वारा? पूंजीवादी व्यवस्था वगैरह के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी बातें इन्होंने की थी इन्होंने। और समीर अमीन एक इम्पॉर्टेंट विद्वान रहे हैं, समीर अमीन, ठीक है। कहीं 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 पे मैंने समीन लिख दिया तो आप समीर लिख देना वहाँ पर। अब समीर अमीन ने भी कई सारे विचार दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने मॉडल दिया था आंद्रे गुंडर फ्रैंक की ही तरह। जैसे कि इन्होंने कहा था कि एक केंद्र वाले देश हैं और एक परिधि देश है, ठीक है। परिधि में कौन आते हैं? पिछड़े हुए देश आते हैं। तो केंद्र और परिधि, और केंद्र वाले जो देश हैं वो भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं गरीब देशों की गरीब दशा के लिए। तो उन्होंने पूरी तरह पश्चिम को और विश्व को भी अलग अलग इन्होंने साफ तौर पर शो किया कि जो पश्चिमी देश हैं वो विकसित हैं, वो केंद्र वाले देशों में आते हैं, वो अमीर हैं पहले से ही, और जो परिधि वाले देश हैं वो काफ़ी गरीब हैं। यहाँ पर बस कहने का मतलब यह है कि गैर पश्चिमी की जो आज हम दशा देखते हैं इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ पश्चिमी देशों का भी रहा है। तो ये वाली बात भी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक तरह से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आईआर को ग्लोबल आईआर करना हमें है, या ग्लोबल आईआर में पूरी तरह हमें परिवर्तित करना है एशियाई आईआर को जोड़कर। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कहा गया है कि वैश्विक आईआर परियोजना हाशियाकरण, बहिष्करण और अहंकार को पीछे छोड़ते हुए विविधता के लिए सुरक्षित दुनिया का आह्वान करती है। मतलब ये है कि जो वैश्विक आईआर है ये हाशियाकरण वगैरह, बहिष्करण और अहंकार को पीछे छोड़ते हुए, ख़त्म करते हुए पूरी दुनिया को सुरक्षित रखने का या पूरी दुनिया के बारे में बात करने का आह्वान करती है। जैसे कि अभी आईआर में क्या हो रहा था? हाशियाकरण हो रहा था, गरीब देशों को और गरीब किया ही जा रहा था, कोई विकास नहीं हो रहा था। बहिष्करण किया गया था, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को मुख्य धारा से दूर रखने का प्रयास किया गया था विकासशील देशों को। और एक अहंकार था, पश्चिमी देशों में एक अहंकार था। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की बात करता है। कौन करता है? वैश्विक आईआर। तो ये सारी बातें आई होप समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे आपको कुछ पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे ग्लोबल आईआर की बहस और चुनौतियाँ हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं? जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आईआर को वैश्विक बनाने की आकांक्षा के लिए हमें इसे कक्षाओं तक ले जाने की ज़रूरत है। छात्र आईआर को एक केवल पश्चिमी लेंस से देखते हैं। देखिए दोस्तों, ग्लोबल आईआर में कुछ बातें हैं यहाँ पे आपको समझनी है। जैसे कि अगर बात करें ज़मीनी स्तर की, तो आईआर इंटरनेशनल रिलेशन को अभी भी हम यूरोप के ही नज़र से देखते हैं। यूरोप के ही लेंस से हम पश्चिमी देशों की लेंस से ही अभी हम आईआर को समझने का प्रयास करते हैं। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये पश्चिम में शामिल हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसको अभी हमें सुधारना है। तो हमें क्या करना है कि ज़मीनी स्तर पर जो कक्षाएं वगैरह हैं वहाँ पर भी बहस होनी चाहिए आईआर को लेकर। इसके साथ ही अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर वैश्विक आईआर के कुछ बहस के कुछ पहलू हैं जिस पर बहस होती है। तो वो 3 पहलू हैं यहाँ पर दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब ये क्या है तो इसको समझ लो। थोड़ा टॉपिक दोस्तों, आई होप आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ पूरा। तो पॉसिबल है क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। टॉपिक तो बस एक सिंपल सा, एक जो स्टार्टिंग मैंने आपको 6 मिनट में पढ़ाया था वहीं पर एक ग्लोबल आईआर का टॉपिक ख़त्म होता है एक तरह से। लेकिन जब हम डीप पढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो कई सारी नई चीज़ें उभर कर आ रही हैं सामने, जिसमें थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ आपको और मुझे भी फेस करनी पड़ रही है।
हालांकि मैं समझाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं समझाने में कोई कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयत्न है। बाकी हाँ, जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई है कि ग्लोबल आईआर का मतलब यही है कि ग्लोबल आईआर जो पश्चिमी देशों का प्रभुत्व रहा है आईआर में, इसको खत्म करने की बात कर रहा है। बस यही आप मेन कॉन्सेप्ट यही है। बाकी आप आराम से चीज़ों को हल्का हल्का समझ लें, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वैश्विक आईआर में जो बहस है वो है एक पूर्व वाद विवाद अमेरिकी सामाजिक विज्ञान। अब एक मुद्दा यह है कि जो अमेरिकी, ऐसा मानना है कि आईआर में अमेरिका का प्रभुत्व है, इंटरनेशनल रिलेशन में अमेरिका का प्रभुत्व है, और जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ उनका उसका विकास भी अमेरिका में हुआ, ऐसा भी मानना है बहुत लोगों का। और बहुत लोग मानते हैं कि आज बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित जो संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आकार देने वाली जो भी संस्थाएं वगैरह हैं, उसमें अमेरिका के ही मेंबर्स ज़्यादा हैं। तो अमेरिका का एक प्रभुत्व है। जो पत्र पत्रिकाएं छपती हैं, जो विद्वान हैं, आईआर के जो सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति हैं, उसमें अमेरिका का प्रभुत्व है, तो अमेरिका से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो यहाँ पे एक वैश्विक आईआर का जो पहलू है वो है वैचारिक प्रामाणिकता किनारा आईआर में पश्चिमी केंद्रवाद। यहाँ पे अब क्या है कि जैसे कि आईआर में पश्चिमी देशों को ही ज़्यादा महत्व दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला विचार है कि पश्चिमी देशों में ही आईआर जो है वो पनपा है और उसी को महत्व दिया जाता है। अब इसी में चीज़ें शामिल हैं कि अगर हमें पूरी तरह प्रूफ करना है कि पश्चिमी देश ही प्रमुख हैं, तो इसके लिए और भी ज़्यादा हमें प्रमाण लाने पड़ेंगे, तो ऐसा विद्वानों का मानना है इसमें। इसके अलावा अनुभव जन्य किनारा पश्चिम से परे आईआर का अभ्यास करना। अब ये जो तीसरा जो पहलू है ये यही कह रहा है कि हमें पश्चिम से हट कर भी पूरी दुनिया को साथ में लेकर, हमें पश्चिम से हटकर एशिया, अफ्रीका, जो दूसरे देश हैं उनके बारे में भी हमें स्टडी करना है, वहाँ पर भी हमें आईआर को लाना है, या वहाँ पर भी जो आईआर से संबंधित जो विचार है इसका अभ्यास करना है। तो ये प्रमुख चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्लोबल आईआर को समस्याग्रस्त करना। अब ये क्या है, तो इसको देखिए, इसका आप बस सिंपल सा समझो कि ग्लोबल आईआर में कुछ समस्याएं हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। स्पेशली फेलिक्स एंडरल और एंटोनियो विट, कुछ ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि ग्लोबल आईआर जो भी आयाम है, इसकी जो भी डिमांड है, इसमें कई सारी समस्याएं हैं। जैसे कि ये कहता है कि इसने वैश्विक अवधारणा को समस्याग्रस्त करने में विफल रहा है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वैश्विक स्तर पर आईआर में कई सारी समस्याएं हैं। ग्लोबल आईआर तो यही कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो आईआर में कई सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर फेलिक्स एंडरल और एंटोनियो विट यही कह रहे हैं कि जो वैश्विक की अवधारणा है इसको सही से परिभाषित या सही से मतलब एक यहाँ पर जो वैश्विक स्तर पर आईआर में जो समस्या है इसको सही से परिभाषित नहीं किया जा सका है। किसके द्वारा? ग्लोबल आईआर के समर्थकों के द्वारा। इसके अलावा ग्लोबल आईआर से संबंधित कुछ आंकड़े हैं तो उनका सही से उपयोग भी नहीं किया गया। मतलब जो आईआर में आंकड़े हैं या जिसके हिसाब से ग्लोबल आईआर तर्क वितर्क करते हैं तो उन आंकड़ों का सही से उपयोग नहीं किया गया, ये भी एक समस्या रही है। एंड्रल विट आगे बताते हैं कि ग्लोबल आईआर एक बड़ी गलती कर रहा है जब वे लंबे समय से स्थापित वैश्विकता पर सवाल नहीं उठाते हैं। वैश्विकता एक समग्र या सार्वभौमिक इकाई है। कहने का मतलब यह है कि एंड्रल विट कह रहे हैं एक तरह से जो वैश्विकता है उसके ऊपर सही से कोई सवाल नहीं उठाते हैं ग्लोबल आईआर के समर्थक। वैश्विकता का अर्थ है सार्वभौमिकता, मतलब पूरे विश्व के स्तर की बात जब हम करें, ठीक है, जिसमें हम सभी को शामिल करें। तो ऐसे वैश्विकता पर एक सही सवाल नहीं उठाते हैं ग्लोबल आईआर के समर्थक। तो ऐसा मानना रहा है एंड्रल और विट का। तो ये कुछ प्रमुख समस्याएं थी, इसकी मैंने बात कर ली। और आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों कि कुछ चीज़ें स्किप हो रही हैं, तो इतना इनफ है जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। आप ऐसा मत सोचो कि आउट ऑफ सिलेबस से कुछ, इतना इनफ है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अब हम बात करते हैं सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक की, एक रिलेशनल टर्न और रिलेशनल टर्न। अब ये है क्या, तो इसको आपको थोड़ा सा मैं रीड करके बताऊंगा। रीड मुझे करना ही पड़ेगा, विदाउट रीडिंग आपको मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस बनाकर चलना, इस वाले टॉपिक में थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। ज्ञान मीमांसीय और सत्ता मीमांसीय बहुलवाद संबंध परक आईआर द्वारा किया जा सकता है। यह अलग और निश्चित दुनिया से परे चला जाता है और ज़रूरी नहीं कि पश्चिमी मान्यता और सार्वभौमिकता की तलाश करता है। आईआर संबंध परक रूप आईआर को हम कैसे जानते हैं, इसके उन्मुखीकरण को हिलाता है। संबंध परक रूप पारंपरिक सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और पद्धतियों
की सफलता है। ना केवल हम आईआर को कैसे जानते हैं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और प्रकृति या समाज को भी जानते हैं। संबंधपरक आईआर सत्तामूलक विकेंद्रीकरण का दावा है। आईआर की एक नई पीढ़ी कम यूरो केंद्रित और कम समान रूप से वैज्ञानिक है। देखिए दोस्तों, मुझे जितना समझ में आया मैं बस उतना बताता हूँ। देखिए, ज्ञान मीमांसा, सत्ता मीमांसा का मतलब मैं आपको बता दूं तो यूरोपीय देश मानते हैं कि हमारे पास जो सत्ता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है या सत्ता में प्रमुख रहे हैं। ज्ञान मीमांसा आप समझ सकते हैं कि ज्ञान में प्रमुख मानते हैं अपने आप को यूरोपीय देश, तो पश्चिमी देश। बाकी हाँ, इसका अपना अलग अलग महत्व है, इसे कभी डिटेल में अलग से शाब्दिक रूप में समझेंगे। लेकिन बस इतना जहाँ तक समझ में आया है वो मैं बताऊँ। तो यहाँ पे एक रिलेशनल टर्म में बस यही कहा जा रहा है, एक चीज़ ध्यान देना, एक रिलेशनल टर्म को संबंध परक कहा जाता है। ठीक है, संबंध परक आईआर, हिंदी में हम कहते हैं संबंध परक आईआर। तो ये जो संबंध परक आईआर है ये थोड़ा आईआर से ऊपर की बात है। जैसे कि ग्लोबल आईआर आईआर से अलग था, उसी तरह संबंध परक आईआर आईआर से अलग है। कैसे अलग है? तो संबंध परक आईआर ना थोड़ा कम यूरो केंद्रित है। मतलब ये पूरी तरह यूरोप पर ध्यान नहीं देता। ऐसा नहीं कि यूरोप को ही सब कुछ मान ले, ये पूरी तरह यूरोप को इग्नोर भी नहीं करता और पूरी तरह यूरोप पर ध्यान भी नहीं देता। ये पूरे विश्व स्तर की एक तरह से बात करते हुए काफ़ी चीज़ों को ऐड करता है, लाइक विज्ञान, ज्ञान और प्रकृति और समाज को भी किस तरह से हम समझ सकते हैं, इस पर ये ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय स्तर की भी ये बात करता है आईआर में, और काफ़ी चीज़ों को ऐड करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। और इसके जो विचार हैं दोस्तों, थोड़े से आप देखेंगे थोड़े अजीब लगेगा आपको। जैसे कि बहुलता का विचार इसमें शामिल है, पुनः संबंधित का विचार, और मानव और गैर मानव आईआर संबंध परक का विचार इसमें शामिल है। क्या है ये? तो इसको देखो। यह विचार दर्शाता है कि दुनिया में एक ही दुनिया में कई आवाज़ें नहीं हैं, बल्कि हमारे पास कई दुनिया हो सकती हैं और आईआर का कोई मेटा नैरेटिव नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आईआर का कोई मेटा नैरेटिव नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आईआर को कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए या अलग से कोई इसका विचार हो। ये इसका मतलब तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर बहुलता का मतलब यहाँ पर इस संबंध परक जो अध्ययन है, संबंध परक ये जो रिलेशन टर्न है, इसमें कहा जा रहा है कि बहुलता का मतलब यहाँ पर है कि ऐसा नहीं है कि एक दुनिया में कई सारी आवाज़ें हैं, बल्कि कई सारी दुनिया हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमें समझना है। तो काफ़ी व्यापक स्तर की इसकी सोच है। पुनः संबंधित अलग अलग दुनिया को पहचानते समय वस्तुनिष्ठा का ढीला होना आवश्यक है। अलग अलग दुनिया से दोस्तों यहाँ पे हम मतलब ले सकते हैं अलग अलग क्षेत्रीय समूहों को, इससे आप समझ सकते हैं थोड़ा। इसके लिए दुनिया को ऊपर से नहीं बल्कि संबंध परक संवेदनशीलता से फिर से जोड़ने की आवश्यकता है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, एक रिलेशनल टर्न में एक संबंध परक जो सिद्धांत है इसका, इसमें थोड़ा सा रिलेशन के बिहाव पर भी, एक देश के रिलेशन किस तरह से दूसरे देश के साथ हैं, इसके साथ भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अध्ययन है वो ऐसे किया जाता है। मानव गैर मानव आईआर संबंध परक परिप्रेक्ष्य जटिलता को समझने और द्विविभाजन से परे देखने के लिए मानव और किसी भी मानव के प्रति ध्यान देने की मांग करता है। इसके साथ ही ये जो आईआर संबंध परक आईआर है, ये जो संबंध परक आईआर है, ये मानव पर ध्यान केंद्रित करने की भी बात करता है। ये जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उस पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात करता है। ठीक है, इसके साथ ही अभी मैं थोड़ा कंक्लूजन दूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा थोड़ा बहुत। संबंध परक अध्ययन एक वैश्विक सिद्धांत के लिए नहीं बल्कि कई दुनियाओं के दबाव का दावा करते हैं, जहां दुनिया के विभिन्न हिस्सों से धारणाओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा प्रमुख ऑन्कोलॉजी और विधियों को चुनौती दी जाती है। यह अभी भी आईआर में एक नई परियोजना है। रिलेशनल आईआर समकालिक और संकर दुनिया बनाने के एक लिए निश्चित पहचान से आगे बढ़ता है, एक बाइनरी से आगे बढ़ता है, और यह इंगित करते हुए कई अर्थ पैदा करता है कि अंतर की कोई समस्या नहीं है। मतलब ये दोस्तों कई सारी चीज़ों को शामिल कर रहा है। इसका जो विचार है आईआर का वो थोड़ा व्यापक स्तर का है, ये कई सारी चीज़ों को शामिल कर रहा है और ये एक थोड़ी नई परियोजना है। अब यहाँ पे आप अगर आप बात को समझें तो आपको कितना समझ में आया, तो 4-5 लाइनें आपको आई होप समझ में आई होंगी कि ये जो ए रिलेशनल टर्न कह लो या ये जो संबंध परक सिद्धांत है आईआर का, संबंध परक ये जो सिद्धांत है आईआर का, ये एक तरह से कम यूरो केंद्रित है। ये पूरे विश्व पर ध्यान देता है, कम यूरो केंद्रित है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ पश्चिमी को ही मान्यता दे, ये व्यापक स्तर की बात करता है। साथ में आपको बात समझ में आई होगी कि ये एक तरह से जो क्षेत्रीय जो समूह हैं उनकी भी बात करता है। ऐसा नहीं कि
ये सिर्फ बड़े बड़े लेवल पे ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझ लें, बल्कि ये जो क्षेत्रीय समूह हैं, अलग अलग जो देशों के समूह हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करता है, मानव के प्रति ध्यान केंद्रित करने की बात करता है, कई सारी चीज़ों को शामिल करता है ये समाज कैसा है, समाज को समझने का भी प्रयास करता है, संबंध परक IR। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। अब मुद्दे पर आता हूँ दोस्तों। एक्चुअली ये रिलेशन टर्म थोड़ा सा टफ है, मुझे भी ये सही से समझ नहीं आया, काफ़ी टफ है एक्चुअल में। ये एक नया विचार है, थोड़ा ये नई परिकल्पना कह लो आप इसे, बहुत पुराना नहीं है ये, एक नई परिकल्पना, ये अभी आगे बढ़ ही रही है, अभी भी एक नई परियोजना है ये। और इसे एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा टफ टॉपिक है। मैंने इतना समझाया आपको कि आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मान सकता हूँ कि आपको 20% समझ में तो आया ही होगा, और नहीं भी आया तब भी आप हो सके तो इस टॉपिक को आप स्किप कर लो, या रटने के लिए थोड़ा बहुत जो मैंने आपको 4-5 लाइनें समझाई हैं आप उसको समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। एक्चुअल में अब मैं क्या करूँ, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा। जो बात सच है तो सच है। अब मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर दूँ वीडियो को और चला जाऊँ तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप लोग कहोगे सर मुझे समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया, और आप लोग ये नहीं सोचोगे कि सर को भी नहीं समझ में आया। तो एक्चुअल में बात सही है, ये वाला टॉपिक मुझे भी समझ में नहीं आया। आप इससे मेरी नाकामयाबी कह सकते हो, या कह सकते हो कि इतना अभी मैं कैपेबल नहीं हूँ कि इसको मैं समझ पाऊँ। मैंने इसके बारे में स्टडी की, काफ़ी कुछ समझा, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन कुछ सही से समझ आया ही नहीं एक्चुअली। और मैंने भी अपने कॉलेज टाइम पर इसको पढ़ा ही नहीं था, इसीलिए दिक्कत हो रही है यहाँ पर इस टॉपिक में। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एक नई परियोजना का टॉपिक है। एक्चुअल में ये खुद भी हार्ड है, अपने आप में भी एक हार्ड टॉपिक है, और बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इसका कोई ख़ास महत्व है ही नहीं। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो थोड़ा बहुत इसको रट सकते हो, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी हमने ओवरऑल जो आपका पूरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का, इसको तो पूरी तरह हमने पढ़ ही लिया है। तो आपने इतना पढ़ लिया है कि आपका पूरा ही पेपर हो जाएगा, आपने पूरा ही पढ़ लिया, ठीक है। और ऊपर से ये जो चैप्टर था इसको हमने पूरी तरह पढ़ ही लिया है। बस जो संबंध परक ये जो सिद्धांत रहा, इसमें हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई हमारे लिए। बट आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और यहाँ तक हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, पूरा सब्जेक्ट यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सॉरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और शेयर करना वीडियो को। थैंक यू।